आज़ादी के 2.5 साल के अंदर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। 26 जनवरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 1935 वाले एक्ट को रिप्लेस किया और हमारे देश का गवर्निंग डॉक्यूमेंट बन गया, यानी कि इंडिया एक रिपब्लिक बन गया। यूके आज तक रिपब्लिक नहीं बना। इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन, बहुत बड़ा दिन है। हम लोग उसको खूब इंजॉय करते हैं। रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, बड़ा दिन है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, तो लोग इसलिए इसकी अहमियत नहीं समझते एंड इसको छुट्टी की तरह मनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। आज़ादी वाला दिन, इंडिपेंडेंस डे पे इतने बड़ा दिन है, तब भी एक ठीक ठाक सा फंक्शन होता है। रिपब्लिक डे, जो कि शायद बहुत बड़ा दिन नहीं है, उस पे खूब बहुत बढ़िया फंक्शन होता है, इतनी बड़ी परेड निकाली जाती है। रिपब्लिक डे जितना बड़ा और ऐसा फेस्टिवल मतलब इंडिया में शायद यही होता है गवर्नमेंट के थ्रू। क्या रीज़न है इस चीज़ का? मतलब इतनी सारी सेलिब्रेशन तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन होनी चाहिए ना। तो ब्यूरोक्रेट्स ने इस प्रथा को अभी तक क्यों जिंदा रखा हुआ है? क्योंकि सरकारें तो आती जाती हैं, बट ऐसे ट्रेडिशंस को अगर आज भी इतनी बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो इट हैज़ द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। रीज़न रीज़न ये कि जनता को शायद कभी समझ में आ जाए रिपब्लिक का असली मतलब। बिकॉज आम जनता को ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती इन दोनों चीज़ों में। उनको लगता है आज़ादी है, ठीक है, रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक्चुअली रिपब्लिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर सिविल सर्वेंट्स टू अंडरस्टैंड। तो देखो, रिपब्लिक के मेनली 3 मतलब होते हैं। तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है कि द हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट इज नॉट इलेक्टेड, देयर इज मोनार्की, इसलिए ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक। यूएसए में लोग डायरेक्टली चुनते हैं कि उनका प्रेसिडेंट कौन होगा, सो इट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिपब्लिक। इंडिया में हम लोग नहीं चुनते कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा, हम लोग एमपीज एंड एमएलए चुनते हैं एंड वो लोग फिर चुनते हैं प्रेसिडेंट को। देयर इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। एंड ये जो हमने बोला हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड, तो यहां पे इलेक्शन हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट इट शुड बी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि एक बार किसी को आपने इलेक्ट कर लिया अब वो हमेशा के लिए रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे पिछले साल जब कोरोना की वजह से इकोनॉमी की काफ़ी ख़राब हालत हुई, तो कुछ लोगों ने कहा कि पैसे बचाने हैं ना, तो देश के पैसे बचाने का बेस्ट तरीका है इलेक्शन मत कराओ, पैसा बच जाएगा। जो भी पीएम है इन्हीं को बोलो ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दीज थिंग्स वीकन द रिपब्लिक एंड लोग इस चीज़ को लाइक भी बहुत करते हैं, ऐसी चीज़ों को। एज अ सिविल सर्वेंट यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, दूसरा मतलब क्या है रिपब्लिक का? कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो जनता के पास होनी चाहिए। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास नहीं होनी चाहिए, या सिंगल फैमिली, एक ही परिवार के लोग राज करे जा रहे हैं, या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग। क्या होता है ना, जैसे एक दो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग है, तो सरकार उन्हीं की बनेगी हर जगह, सोसाइटी में उन्हीं की चलेगी। किसी भी इंस्टीट्यूशन में पोस्टिंग होनी है सीनियर डायरेक्टर की किसी की, तो वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की होगी, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस टू द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। या फिर एक ही पॉलिटिकल पार्टी हर जगह डोमिनेट कर दे। एक्चुअली दिक्कत लोगों की भी है, लोग इस कंसेप्ट को समझते नहीं हैं। लोग जनरली ये सोचते हैं कि हमने एक बार वोट डाल दिया तो अगले 5 साल के लिए हमारी जिम्मेदारी खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लोग वोट डालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को या गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि तुम इस देश को सर्व करो या राज करो, जैसे मर्जी मान लो इस बात को। बट रिमेंबर दैट पावर करप्ट्स। फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भी हमने वोट डाल दिया 5 साल के लिए, हमारा कुछ काम नहीं है, जो सरकार करे ठीक ही करेगी। दैट इज हैविंग ब्लाइंड फेथ। जब लोग ब्लाइंड फेथ रखते हैं अपनी सरकार में, तो फिर गवर्नमेंट गेट्स एब्सोल्यूट पावर। लोग फिर क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं कि सरकार ने कुछ गलत किया, सरकार जो पॉलिसी लाई वो सही लाई गलत लाई, लोग नहीं सोचते। लोग सोचते हैं अच्छा इंसान है, पावर में ठीक ही कर रहा होगा। बट रिमेंबर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और ये सबके लिए सच है, नो वन इज अबव दिस ट्रूथ।
लोग जब ब्लाइंड फेथ रखते हैं, क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, तो वो अपनी इस पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को सरेंडर कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने अपनी ये सॉवरेनिटी छोड़ दी। उस केस में वो देश रिपब्लिक नाम मात्र के लिए रह जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, फेथ मस्ट बी एनफोर्स्ड बाय रीजन। जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको डिस्कस करो, अंधविश्वास मत रखो। व्हेन फेथ बिकम्स ब्लाइंड इट डाइज। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। मई 2020 में हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जनता इतने विश्वास के साथ प्रधानमंत्री चुनती है, प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर होती है, इनफैक्ट न्यूक्लियर बटन भी उनके पास ही है एक तरह से। तो फिर जब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बने, तो फिर हम प्रधानमंत्री पर इतना विश्वास क्यों नहीं करते? यहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्टर वॉज टॉकिंग अबाउट NJAC, जिसमें ये पावर कोलिजियम से ले ली गई थी, राइट? तो यहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्टर वॉज सेइंग कि वी शुड हैव टोटल फेथ इन द PM, कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा वो हमारे प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन अकॉर्डिंग टू हिम। Another example of party domination, that is simultaneous election. अगर simultaneous election इंडिया में होने लग गए तो in all probability लोकसभा में एंड स्टेट्स में एक पर्टिकुलर पार्टी की ही सरकार बनेगी। जिस पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी है उसी पार्टी की मैक्सिमम स्टेट्स में सरकार बनेगी। एंड अगले साल 2 साल में जैसे जैसे राज्यसभा में वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो वो वैकेंसी कौन फिल करेगा? ये लोग वोट डालते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, MLAs वोट डालते हैं। तो यानी कि राज्यसभा में भी उसी सिंगल पार्टी की मोनोपोली हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन होने शुरू हो गए, कुछ सालों के अंदर अ सिंगल पार्टी विल गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। उससे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन शायद थोड़ा सा खतरे में आ जाए, बिकॉज उस केस में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। उस केस में वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, नो वन विल बी देयर टू अपोज देम। ऐसा करने से होगा क्या? आपकी रिपब्लिक वीक हो रही है। तीसरा फीचर ऑफ रिपब्लिक, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड ऑल्सो एब्सेंस ऑफ एनी सेकेंड क्लास सिटीजन्स। इंडिया में लोग हमेशा ग्रुप में बात करते हैं, अस वर्सेस देम। हम लोग अच्छे हैं, वो लोग बुरे हैं, हम सही करते हैं, वो लोग गलत करते हैं, हमारे मॉरल्स उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो लोग बहुत बेकार हैं। ये जो अस वर्सेस देम की मेंटेलिटी होती है, दिस इज डेंजरस टू द आइडिया ऑफ अ रिपब्लिक। जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं वो सबके लिए बराबर खुले होने चाहिए। जैसे हमने एक बार पहले एग्जाम्पल लिया था नॉर्थ ईस्ट में ब्रू रेफ्यूजीज का। लोगों ने कहा ये यहाँ के नहीं है, इनके वोटिंग राइट्स इनसे छीन लो। उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश करी गई। आजकल भी हर इलेक्शन में पॉलिटिशियंस हमें कहते हैं कि हमारी कास्ट या रिलीजन दूसरी कास्ट या रिलीजन से सुपीरियर है, इसलिए हमें अपने ही लोगों को वोट देना है, दूसरे लोग हमसे इंफीरियर हैं। इस तरह की बातें हमें सिखाई जाती हैं। दीज थिंग्स, दिस मेंटेलिटी वीकन्स द रिपब्लिक। लेकिन आम जनता के लिए ये सारी बातें समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपको उनमें नेशनलिज्म तो रखना ही है। तो इसीलिए ये जो इतने पॉम्प एंड शो के साथ जो परेड निकाली जाती है वो ज़रूरी है। ये कोई फालतू का खर्चा या कोई दिखावटी बनावटी दिखावा नहीं है ये सब। दिस इज़ नेसेसरी, क्योंकि हर आदमी रिपब्लिक की असली अहमियत नहीं समझ सकता है। धीरे धीरे लोग शायद समझ जाएंगे अगर हम उनको समझाएं तो। लेकिन आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो आप अपने आप को सिर्फ इस परेड को एज अ टीवी शो मत देखो। रिपब्लिक डे पे एटलीस्ट रिपब्लिक का सही मतलब सोचो, उसको रिवाइज करो, एग्जाम में भी आ सकता है। एक्ट लाइक अ वाइज मैन। देश के लिए क्या ज़रूरी है ये आप समझो, बिकॉज वेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट यू विल बी इन द पावर फॉर नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स। सरकारें आएंगी जाएंगी बट आप वहीं पे रहोगे। तो आज परेड देखी थी तो मैंने सोचा आपके लिए छोटी सी वीडियो बना दूं, तो मैंने बना दी। बाकी जो हमारी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर की क्लासेस होंगी वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से
यूट्यूब पे आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।